तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये जो अशुद्धि दोष है, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, इसके बारे में बात किया था। हम इस बारे में बात कर रहे थे कि जो ठोस होते हैं उनमें दोष पहले से पाए जाते हैं। जो आयोनिक ठोस होते हैं या ठोस होते हैं उनमें दोष पहले से होता है, लेकिन जब किसी ठोस में दोष ना हो तो हम जानबूझकर उसमें अशुद्धि मिला के, इम्प्यूरिटी मिला के उसमें दोष पैदा करते हैं ताकि हम उसके परफॉर्मेंस को बढ़ा सके, उसके एप्लीकेशन को बढ़ा सके, उसे ज्यादा काम के लायक बना सके। तो पिछले क्लास में हम इस बारे में बात कर रहे थे कि अगर कोई ठोस शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, दोष नहीं है, तो आखिर हमें क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी कि भाई हम उसमें जानबूझकर अशुद्धि मिलाते हैं और उसमें दोष पैदा करते हैं। तो आखिरी क्लास में हम यहीं पर आकर के रुक गए थे। हमने अशुद्धि मिलाना सीख लिया था, पर अभी भी हमको यह समझ में नहीं आया है कि आखिर हमें क्यों अशुद्धि मिलाना पड़ा। किसी भी परफेक्ट सॉलिड में आखिर हमें क्यों इंप्योरिटी मिलाना पड़ता है, आज इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आपके सामने वापस आता हूं मैं। तो आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोगों ने अशुद्धि दोष पढ़ना शुरू किया था। इसे और क्या बोलते हैं बेटा? इंप्योरिटी डिफेक्ट, यानी कि हम अशुद्धि मिलाएंगे। तो क्या हो बेटा? नहीं, कमेंट देखता हूं मैं। अभी तो आपका गुड इवनिंग ही चल रहा है। चलिए, जब आपसी बात होगी तो मैं जरूर आपका कमेंट देखूंगा। हाँ, तो वापस होते हैं। अशुद्धि दोष। तो पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि किसी ठोस के अंदर अशुद्धि कैसे मिलाई जाती है। चलो एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं। तो ये देखो बेटा, आपको पिछले क्लास में सिखाया गया था कि सिलिकॉन जो होता है वो आवर्त सारणी में, यानी कि पीरियोडिक टेबल में 14 ग्रुप का होता है। 14 ग्रुप का सिलिकॉन पीरियोडिक टेबल में 14वें ग्रुप में पाया जाता है। इसीलिए सिलिकॉन के चारों तरफ उसके जो बाहरी कक्ष है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए सिलिकॉन चारों तरफ से 4 बंध बना के एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। देखिए ये बेटा, ये परफेक्ट सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है। ये जो मैंने बनाया है ना, इस सिलिकॉन में किसी प्रकार का दोष नहीं है। अब हम जानबूझ के सिलिकॉन के अंदर अशुद्धि मिलाएंगे। तो सबसे पहले आपको याद होगा, हमने सिलिकॉन के अंदर, पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं, सिलिकॉन के अंदर हम लोगों ने 15वें समूह का एक तत्व मिलाया था। हम सिलिकॉन के अंदर 15वें समूह का एक तत्व मिलाया था और वो था बेटा आर्सेनिक। आप सबको याद होगा आर्सेनिक। हमने सिलिकॉन के अंदर आर्सेनिक मिलाया था। और आपको यह भी याद होगा, आर्सेनिक क्योंकि 15वें ग्रुप का है तो इसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये देखो 5 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा, अगर आप आर्सेनिक को सिलिकॉन के अंदर भेज दोगे तो ये देखिए सिलिकॉन अंदर आ चुका है। सिलिकॉन जो है वो अंदर आ चुका है। पर क्योंकि सिलिकॉन के पास बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में उपयोग हो जाएंगे। ये देखो बेटा, आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन में 5 इलेक्ट्रॉन है। क्षमा चाहूंगा, एक मिनट बेटा, सिलिकॉन नहीं आर्सेनिक है ना, तो हाँ, एक मिनट। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि आप आर्सेनिक को जैसे ही अंदर भेजते हैं, तो क्योंकि आर्सेनिक के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में अपना योगदान दे देते हैं। लेकिन इन सब चक्करों में आप देख सकते हैं कि यहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन आपको साफ साफ अयुग्मित तौर पे दिखाई दे रहा है। तो होता क्या है, सिलिकॉन के अंदर अगर आप आर्सेनिक को डोप करेंगे यानी कि अशुद्धि के तौर पे मिलाएंगे, तो जैसे ही आर्सेनिक अंदर जाता है तो ऐसा संरचना तैयार करता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन आपको फ्री दिखाई देता है। जबकि वहीं पर आपको याद होगा एक केस और था
जिसमें हम 13वें समूह का तत्व सिलिकॉन के अंदर मिलाते हैं। और बेटा 13वें समूह के तत्व के रूप में हमने किसको मिलाया था, आपको याद होगा, हमने मिलाया था गैलियम। हमने मिलाया था गैलियम को। और जो गैलियम होता है, गैलियम के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने गैलियम को अंदर भेजा सिलिकॉन के अंदर, जब गैलियम अंदर गया तो परेशानी यह हुई कि गैलियम के बाहरी कक्ष में मात्र 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण गैलियम सिर्फ 3 सिलिकॉन के साथ बंध बना पाएगा। ये देखिए, सिर्फ 3 सिलिकॉन के साथ उसने बंध बनाया, पर यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब यहां बंध नहीं बन पाया। और बंध नहीं बन पाया तो बेटा यहां पर ना एक गैप बन गया, यहां पर एक खोखलापन आ गया, खालीपन आ गया। और इस खालीपन को हम लोग क्या बोलते हैं, होल। तो अब देखो हुआ क्या, यहां पर ये सिलिकॉन का बिल्कुल शुद्ध अवस्था है, ये सिलिकॉन का एकदम परफेक्ट सॉलिड है। पर यहां पर मैंने सिलिकॉन के अंदर आर्सेनिक डाल दिया अशुद्धि के रूप में, और यहां पर मैंने सिलिकॉन के अंदर गैलियम डाल दिया अशुद्धि के रूप में। और जब मैंने आर्सेनिक डाला तो नतीजा यह हुआ कि मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, और जब मैंने गैलियम डाला तो मुझे होल यानी कि खालीपन, खोखलापन दिखाई दे रहा है। और बेटा जब भी आप सिलिकॉन में अशुद्धि मिलाते हैं, जैसे ही आप सिलिकॉन में अशुद्धि मिलाते हैं तो सिलिकॉन के अंदर एक बहुत ही चमत्कारी गुण आ जाता है, वैद्युत चालकता। फिर से रिपीट करता हूं, सिलिकॉन के अंदर जैसे ही आपने अशुद्धि मिलाया तो सिलिकॉन के अंदर एक बहुत ही चमत्कारी गुण आ जाता है कि वो वैद्युत चालकता दर्शाने लगता है। अब मैंने इस गुण को चमत्कारी क्यों कहा, तो भाई हमारे पास तो वैद्युत चालक बहुत सारे होते हैं, हमारे पास वैद्युत चालक बहुत सारे होते हैं, पर सिलिकॉन को चालक बना के मैंने क्या नया किया, और मुझे आवश्यकता क्यों थी, और मैं क्यों सिलिकॉन द्वारा दर्शाए गए चालकता को चमत्कारी गुण कह रहा हूं, बताता हूं आपको। तो फिलहाल पहले तो यह समझ लो कि जब आप अशुद्धि मिलाते हो तो अशुद्धि मिलाते ही 2 बातें होंगी। पहला, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा, या तो वहां पर गैप यानी कि होल उत्पन्न होगा। और इन दोनों ही अवस्था में अब सिलिकॉन वैद्युत चालकता दर्शाने लगता है। जब सिलिकॉन परफेक्ट होता है तो ये कोई काम का नहीं होता। जब सिलिकॉन परफेक्ट होता है तो हमारे लिए ज्यादा कुछ काम का नहीं है, पर जैसे ही मैंने सिलिकॉन में अशुद्धि मिलाया तो अब सिलिकॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगा। तो अब सिलिकॉन मेरे लिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगा। तो सिलिकॉन को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लायक बनाने के लिए मैंने इसमें अशुद्धि मिलाया। सिलिकॉन को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लायक यानी कि वैद्युत चालकता दर्शाने के लायक बनाने के लिए मैंने इसमें अशुद्धि मिलाया है। तो अब देखिए, अब फ्री इलेक्ट्रॉन और होल के आ जाने से अब सिलिकॉन वैद्युत चालकता दर्शाएगा। और आपको तो पता है कि जब भी कोई चीज वैद्युत चालकता दर्शाता है तो उसे हम चालक कहते हैं, या सिंपल भाषा में कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर कहते हैं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यों किया मैंने ऐसा? सिलिकॉन कितना परफेक्ट था। हाँ बेटा, क्लास 11th की क्लास सोमवार से शुरू होने वाली है। क्लास 11th की जो क्लास है ना, वो 3 तारीख से शुरू होने वाली है। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हाँ, वापस आते हैं। अब ये बात आ रही थी कि सिलिकॉन कितना प्यारा, कितना सुंदर दिख रहा है, यहां पर एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई प्रकार की परेशानी नहीं थी। आपने सिलिकॉन के अंदर अशुद्धि मिला दिया और आप उसे मजबूर कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। तो प्रश्न था क्यों? आखिर आपने क्यों सिलिकॉन का परफेक्ट स्ट्रक्चर बिगाड़ा? भाई ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी कि आप सिलिकॉन को जबरदस्ती कंडक्टर बना रहे हो, चालक बना रहे हो? तो चले आते हैं इस आंसर पे। हम पिछले 2 दिनों से इसी बारे में बात कर रहे हैं कि अशुद्धि आखिर मिलाते क्यों हैं, क्या आवश्यकता पड़ी। तो ध्यान सुनना बेटा, हमारे पास पहले से ही कई कुदरती चालक अवेलेबल हैं। हमारे पास कई नेचुरल कंडक्टर अवेलेबल हैं, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम,
आयरन, ये सब ऐसे धातु हैं जो जन्मजात वैद्युत चालक हैं। भाई जितने भी धातु होते हैं वो जन्मजात जो है वैद्युत चालक होते हैं। तो जब हमारे पास पहले से कुदरती चालक उपलब्ध थे, तो फिर आखिर क्यों यहां पर जानबूझ के चालक बनाना पड़ा? क्यों हम सिलिकॉन के इस परफेक्ट स्ट्रक्चर को बिगाड़ रहे हैं? क्यों उसे मजबूर कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए? तो चलिए उसका आंसर बताता हूं बेटा। असल में होता क्या है कि जितने भी कुदरती चालक हैं, जितने भी नेचुरल कंडक्टर हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, आयरन, टिन, लेड, तो जितने भी नेचुरल कंडक्टर हैं वे मेरी बात नहीं मानते। जो नेचुरल कंडक्टर होते हैं वो मेरी बात नहीं मानते मतलब वो कहते हैं कि हम जितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं हम हमेशा उतना ही करेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। मैंने कहा कि जो नेचुरल कंडक्टर होते हैं वो मेरी बात नहीं मानते मतलब किस तरह की बात को नहीं मानते? सुनो। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो आप जैसे एक हाई टेंशन वायर है, ठीक है, जैसे ये देखो ये आपके घर के बाहर लगा हुआ हाई टेंशन वायर है, ठीक है। एक एग्जांपल बता रहा हूं बेटा, ये देखो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी गई हुई है, ये देखो ये खंभों में ध्यान सुनेंगे, खंभों में ऐसा इलेक्ट्रिसिटी गया हुआ है। और अब मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे पास एक बड़ा सा लोहे का रॉड है, सुने मेरी बात, मेरे पास एक बड़ा सा लोहे का रॉड है और मैं ये देखिए, मान लो मैं यहां खड़ा हो गया, वाह, मैं यहां खड़ा हो गया और मेरे हाथ में एक बड़ा सा लोहे का रॉड है और अब मैं इस लोहे के रॉड को इस हाई टेंशन वायर में टच करूंगा। अब इस लोहे के रॉड को मैं इस हाई टेंशन वायर में टच करूंगा और लोहे से मैं विनती कर रहा हूं कि भाई आज ना तू थोड़ा सा कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना या मत करना, मैं मरना नहीं चाहता। हालांकि ऐसा कर रहा हूं मैं, तो मैं लोहे से कह रहा हूं, मैं लोहे से यानी कि आयरन से कह रहा हूं कि भाई आज तू ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट मत करना या कम करना या करना ही मत। लेकिन क्या ये लोहा मेरी बात मानेगा? नहीं। क्या ये लोहा मेरी बात मानेगा? नहीं। ये तो मेरा पूरा फ्यूज उड़ा देगा, ये तो मेरा हालत खराब कर देगा। तो इसका मतलब क्या समझे? लोहा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो प्राकृतिक धातु होते हैं बेटा, उनको जितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है ये वे उतना करेंगे ही करेंगे। वो आपकी बात नहीं मानेंगे। आप कहोगे कॉपर को, मान लीजिए आपके पास कॉपर का वायर है, तुम कॉपर के वायर को बोलोगे भाई आज तू थोड़ा कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, कल थोड़ा ज्यादा करना, तो आपकी बात नहीं मानेगा। तो अब प्रॉब्लम क्या था कि जो प्राकृतिक कंडक्टर होते हैं वो आपकी बात नहीं मानते। वो उनको जितना चालकता दर्शाना है वो तो दर्शाएंगे। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर मैं इनसे क्यों विनती कर रहा हूं कि तुम कम करो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, ज्यादा करो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। तो क्वेश्चन ये है कि आखिर मुझे आवश्यकता क्यों पड़ रही है किसी धातु से यह विनती करने के लिए कि भाई तुम मत करो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट या कम करो। तो अब मैं आवश्यकता के बारे में बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान सुनेंगे। अच्छा, उससे पहले आप मुझे एक बात बताओ कि जो प्राकृतिक जो कहना चाहिए कंडक्टर होते हैं बेटा, जो चालक पैदा होते ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, उनको एक तरफ रखो। इनको मैंने बनाया है, मैंने अशुद्धि मिला के बनाया है, इनको मैंने बनाया है। तो क्योंकि इनको मैंने बनाया है तो ये मेरी बात मानेंगे। लोहा, आयरन, कॉपर, सिल्वर वो मेरी बात नहीं मानते, वो मेरी कोई बात नहीं मानते, पर इनको मैंने बनाया है, मैंने पैदा किया है, तो ये मेरी बात मानेंगे। अगर मैं इनसे कहूंगा कि तुम थोड़ा कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करो तो ये कम करेंगे। अगर मैं इनसे कहूंगा थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करो तो ज्यादा करेंगे। कैसे? सिंपल सी बात है बेटा कि तुमने कहा फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण और होल के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें तो बेटा अशुद्धि ज्यादा मिला दूंगा, ज्यादा मिलाऊंगा तो ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। और अगर मैं चाहता हूं कि ये
कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें तो उसके लिए मुझे अशुद्धि कम मिलाना होगा, और कम मिलाऊंगा तो कम फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे, कम होल बनेंगे, तो ये कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो क्योंकि इनको मैंने पैदा किया है तो मेरे द्वारा मिलाए गए अशुद्धि के मात्रा पे ये निर्भर करेगा कि ये कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो गौर सुना बेटा, कोई भी पदार्थ अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, कोई भी पदार्थ अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो वो दो तरह के हो सकते हैं, एक या तो प्राकृतिक है और दूसरा या तो आपने बनाया है। एक या तो प्राकृतिक है और दूसरा या तो आपने बनाया है। तो जब हम किसी पदार्थ को कंडक्टर बना देते हैं तो वो कहलाता है बेटा सेमीकंडक्टर। इसे आप शायद अर्धचालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर। याद रखेंगे, प्राकृतिक कंडक्टर एक तरफ रखो, पर वे कंडक्टर जिसको हम बनाते हैं इन्हें सेमीकंडक्टर कहते हैं। और वो सेमीकंडक्टर जो फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण वैद्युत चालकता दर्शाता है, इसे बेटा इसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और वह सेमीकंडक्टर जो होल के कारण वैद्युत चालकता दर्शाता है, इसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और शायद आप इसे फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, आप इसे फिजिक्स में भी पढ़ेंगे और फिजिक्स में और डीपली पढ़ोगे। फिजिक्स में फिजिकल कॉन्सेप्ट आपके सामने आएंगे, मैं यहां पर उसका केमिकल जो थ्योरी है वो बता रहा हूं। हाँ जी, तो मैंने कहा कि चालकता दो प्रकार के होते हैं, एक जो या तो प्राकृतिक है और दूसरा जिसको आपने बनाया है। तो आप जिनको बनाते हैं उन्हें सेमीकंडक्टर कहते हैं, और क्योंकि इनको आपने बनाया है तो आप इनको अपने हिसाब से बनाएंगे कि आप कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करो या ज्यादा करो, यहां पर आपकी मर्जी चलेगी। पर अब अंत में उसी प्रश्न में आते हैं कि मुझे अपनी मर्जी चलानी क्यों थी, मैं क्यों इनको बनाता हूं, मेरे पास ऑलरेडी जो नेचुरल कंडक्टर है वो उपलब्ध है, उसके बावजूद इनको क्यों बनाना पड़ा। अब चले अंत में उस बारे में आते हैं। तो बेटा यहां सुनना, कभी आप किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को खोल देना, पूरा ओपन कर देना। तो ध्यान सुनना, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो मैंने एक कंप्यूटर को खोल दिया। ये देखो बेटा, ये कंप्यूटर है, मुझे डायग्राम उतने अच्छे से बनाना नहीं आता, बस मैं बता रहा हूं कि मैंने एक कंप्यूटर को खोल दिया। तो आप लोग भी ध्यान दिए होंगे कि जब कंप्यूटर को आप खोल दोगे ना तो अंदर में आपको बहुत जटिल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मिलेंगे, मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, ऐसे ना जाने छोटे छोटे बहुत सारे इक्विपमेंट्स मिलेंगे। तो मान लो इस कंप्यूटर के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे हुए हैं, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, ऐसा कुछ कुछ लगा हुआ है। ये बहुत जटिल दिखता है, मैं बड़ा सिंपल से बना रहा हूं। अब सुनो यहां पर, अब बेटा अगर मैं, गौर सुनेंगे, अगर मैं इस कंप्यूटर को चालू करता हूं, ये देखिए यहां पर ये सर्किट है, बाहर एक आउटपुट निकला हुआ है। तो और अच्छा, घर में हम कितना वोल्ट यूज करते हैं बेटा, है जी, घर में हम कितना वोल्ट यूज करते हैं, वोल्टेज? सर इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्ट करने के लिए भी बना सकते हैं। नहीं बना सकते। क्यों? बताऊंगा बेटा। ठीक है आदित्य, तुमने जो प्रश्न पूछा है ना, मैं बताता हूं। ये प्रश्न बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। चलो ठीक है, तो मैंने पूछा, ये मैंने एक कंप्यूटर है, मैंने कंप्यूटर को खोल खाल के एक कर दिया है। अब मैं यहां पर अगर वोल्टेज की बात करूं तो हमारे घर में 220 वोल्ट यूज होता है, 220 वोल्ट यूज होता है। अब ध्यान से सुनना। अब बेटा ये जो छोटे छोटे जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, अगर मैं सबको कॉपर वायर से जोड़ दूं, कॉपर वायर से जोड़ दूं तो बेटा कॉपर का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है वो फिक्स होता है। ध्यान सुनना। अब ये बताओ, अगर मैं सबको कॉपर वायर से जोड़ दूं तो हर एक इक्विपमेंट तक 220 वोल्ट पहुंचेगा, हर एक इक्विपमेंट तक 220 वोल्ट पहुंचेगा। पर ये बताओ, इस छोटे से इक्विपमेंट को 220 वोल्ट चाहिए? नहीं, इस छोटे से
इक्विपमेंट को 220 वोल्ट चाहिए, नहीं, ये कह रहा है कि मुझे मात्र 10 वोल्ट चाहिए। ये कह रहा है मेरा काम 8 वोल्ट में हो जाएगा। ये कह रहा है मेरा काम 50 वोल्ट में हो जाएगा। पर तुम तो 220 वोल्ट दे रहे हो ना। तो अगर आप इन सभी इक्विपमेंट्स को कॉपर वायर से जोड़ दोगे तो ये उड़ जाएगा, क्योंकि सबको 220 वोल्ट मिल रहा है। तो अब मेरी परेशानी बढ़ गई कि मैं चाहता हूं कि इनको थोड़ा थोड़ा वोल्ट मिले, पर मैंने तो कॉपर वायर लगा दिया है और कॉपर वायर मेरी बात नहीं मानता। मैं अगर कॉपर वायर से कहूंगा कि भाई तू 200 वोल्ट अंदर ला रहा है पर इसको ना सिर्फ 10 वोल्ट देना, तो कॉपर मेरी बात नहीं मानेगा। तो अब मैंने क्या किया, मैंने अभी क्या बनाया है, सेमीकंडक्टर। अभी कुछ देर पहले मैंने क्या बनाया है बेटा, सेमीकंडक्टर। तो अब मैं उनका उपयोग करूंगा। कैसे, तो जानते हो क्या करूंगा मैं? तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने ना यहां पर बीच में मैंने एक सेमीकंडक्टर लगा दिया जो अपने अंदर से 10 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने देगा। ध्यान देना, यहां पर मैंने एक ऐसा सेमीकंडक्टर लगाया है जो अंदर 220 वोल्ट तो आएगा पर बाहर निकलेगा मात्र 10 वोल्ट। तो बेटा सेमीकंडक्टर को मैंने बनाया है, तो मैं चाहूं तो उससे 10 वोल्ट भी कंडक्ट करवा सकता हूं, मैं चाहूं तो 50 वोल्ट भी कंडक्ट करवा सकता हूं। तो मैंने यहां पर एक ऐसा कंडक्टर लगा दिया जो मात्र 10 वोल्ट कैरी करता है। तो अब क्या समझे, अंदर आया 220 वोल्ट पर इसको कितना मिला, 10 वोल्ट। मान लो यहां पर मैंने एक ऐसा सेमीकंडक्टर लगा दिया जो अपने से बाहर 8 वोल्ट बस रिलीज करेगा। तो बेटा यहां पर मैंने ऐसा सेमीकंडक्टर लगाया है जो सिर्फ 8 वोल्ट अपने अंदर से जाने देगा। तो अब हुआ क्या, मैं अलग अलग तरह के सेमी कंडक्टर बनाऊंगा, कभी 8 वोल्ट कैरी करने वाला, कभी 10 वोल्ट कैरी करने वाला, कभी 50 वोल्ट कैरी करने वाला, और उनको मैं यहां पर लगा दूंगा। तो उससे फायदा क्या होगा कि अब हर एक इक्विपमेंट तक उतना ही इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगा जितना मैं चाहता हूं। तो अब हुआ क्या बेटा, अगर आज मैं सेमीकंडक्टर नहीं बनाया होता, तो मेरा काम नहीं चलता। भाई दुनिया का हर इलेक्ट्रिक आइटम या इलेक्ट्रॉनिक आइटम 220 वोल्ट में थोड़ी चलता है। हर किसी को 220 वोल्ट नहीं चाहिए, किसी को 10 वोल्ट, किसी को 5 वोल्ट, किसी को 8 वोल्ट। तो मेरे घर में तो 220 वोल्ट आ रहा है, पर उसको मैं 10 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करूंगा, 8 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करूंगा, थ्रू सेमीकंडक्टर। तो इसलिए आवश्यकता पड़ी सेमीकंडक्टर बनाने की, वरना हमारे पास तो पहले से ही बहुत सारे कंडक्टर उपलब्ध थे। अब एक बच्चे ने कुछ देर पहला एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या मैं यहां पर अशुद्धि कम मिलाऊंगा, अगर मैं अशुद्धि कम मिलाऊंगा तो कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला सेमी कंडक्टर बनेगा, और ज्यादा अशुद्धि मिलाऊंगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला बनेगा। पर एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या इसमें अगर मैं अशुद्धि मिलाते जाऊं तो क्या इसका कंडक्टेंस बढ़ते बढ़ते प्राकृतिक कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा? क्या मैं सेमी कंडक्टर को सिल्वर जितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लायक बना सकता हूं? नहीं। तभी तो नाम में सेमी लगा है भाई, इसका मतलब है कि जो एक्चुअल कंडक्टर होते हैं उनसे कम ही ये कंडक्ट करेंगे, उतना अशुद्धियां आप नहीं मिला सकते। वरना बेटा आप आर्सेनिक मिला रहे हो सिलिकॉन में, अब आप कहोगे मैं आर्सेनिक मिलाते जाऊंगा तो एक समय ऐसा कि आर्सेनिक बन के रह जाएगा, ये सिलिकॉन नहीं रहेगा, आर्सेनिक बन के रह जाएगा। और आर्सेनिक थोड़ी ना करता ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, आप तो थोड़ा सा इंप्यूरिटी मिला के इसे कंडक्ट करने लायक बनाए हो। तो हमेशा याद रखना, सेमी कंडक्टर इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें कितना भी अशुद्धि मिला दो, इनका कंडक्टेंस प्राकृतिक जो कंडक्टर होते हैं उनके बराबर कभी नहीं हो सकता, ये हमेशा उनसे कम ही रहेंगे। ओके, तो अब मैंने आपको बताया कि कंडक्टर की आवश्यकता जो है वो क्यों पड़ी। अब एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आ रहा है ये सस्पेंस भी पिछले 2 क्लास से बना हुआ है। क्या कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वजह से
कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ये मैं मान लेता हूं। अरे भाई, मैंने कहा कि अगर किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैं मान सकता हूं कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। जब तुम यहां से इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण ये ठोस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो सबको पता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण पदार्थ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। पर अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैं ये तो जान गया कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे काम करेगा, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। पर अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें तो होल बना हुआ है, गैप बना हुआ है। अब गैप के कारण कोई कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, अब इसके बारे में बात करते हैं। अरे भाई, मैं ये तो जान गया कि फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण मैं मान सकता हूं कि कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। पर होल के कारण कोई कैसे करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? तो बेटा, जब आप फिजिक्स पढ़ोगे, फिजिक्स में जब आप सेमीकंडक्टर पढ़ोगे तो फिजिक्स में आपको बताया जाएगा, फिजिक्स में ना फ्री इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव पार्टिकल माना जाता है या नेगेटिव पार्टिकल मान के चीजों को आगे बताया जाता है, और इस होल को पॉजिटिव पार्टिकल माना जाता है। फिजिक्स में जब आपको सेमीकंडक्टर पढ़ाया जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव पार्टिकल मान के टीचर आपको समझाएगा और होल को पॉजिटिव पार्टिकल। और फिजिक्स वाले ये कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। और फिजिक्स वाले कहते हैं कि जब होल यानी कि पॉजिटिव आयन गति करेगा तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। पर क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, चीजों को एकदम क्लियर कर दूं बेटा, यहां पर ना कोई पॉजिटिव पार्टिकल नहीं होता, ये होल ही रहता है। पर प्रश्न यह है कि होल कैसे गति करेगा? प्रश्न यह उठता है कि आखिर होल के कारण कोई कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। मैं आपको बताता हूं ये कैसे होता है। मान लो यहां पर देखो, इलेक्ट्रॉनों का एक सीक्वेंस है, बीच में होल बना हुआ है, अब देखना क्या होता है। जानते हो क्या होगा? अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां खिसक जाएगा, स्विच कर जाएगा, जिसके कारण अब ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। ये देखो ये ऐसा दिखेगा। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां खिसक जाएगा तो अब ये सिस्टम आपको ऐसे दिखेगा, उसके बाद फिर आपको ऐसे दिखेगा। तो बेटा मुझे ये बताओ, खिसक क्या रहा है? अभी भी इलेक्ट्रॉन ही खिसक रहा है। पर जब ये जल्दी होगा ना तो आपको ऐसा लगेगा होल खिसक रहा है, तो बेटा यहां पर इलेक्ट्रॉन खिसकता है, हाँ, पर देख नहीं सकता कि होल खिसक रहा है। तो भले ही फिजिक्स के बुक में ऐसा लिखा रहता है कि होल के गति से या होल मूव करेगा तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा, पर मैं आपको बता रहा हूं होल मूव नहीं करता। अभी भी मूव कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। अभी मूव कौन कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है। तो बस आप इतना ही याद रखना। हाँ, पर पढ़ते वक्त आपके बुक में आप पढ़ेंगे ना तो बुक में भी वही लिखा हुआ है कि होल के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगा, आप भी वही लिखना। पर मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको बता रहा हूं कि आखिर होल मूव नहीं करता, मूव क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। और कैसे मूव करता होगा, चलो उसको भी जान लेते हैं भाई। इधर देखना क्या हुआ होगा बेटा, यहां पर ना होल बना हुआ है, तो क्या होता होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ जी, हाँ तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से खिसक के यहां चला जाएगा। ये देखो यहां इलेक्ट्रॉन आ गया और यहां पर क्या बन जाएगा? अब यहां होल बन गया, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, यहां होल बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, यहां होल बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, यहां होल। तो इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है, पर देखने से क्या लगता है? होल मूव कर रहा है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में फिर से रिपीट कर दूं सिलिकॉन जब शुद्ध रूप में होता है तो हमारे लिए कोई काम का नहीं होता, पर जैसे ही हम उसमें अशुद्धि मिलाते हैं तो सिलिकॉन मेरे लिए एक चमत्कारी
एक चमत्कारी पदार्थ बन जाता है सेमीकंडक्टर के बिना। सेमीकंडक्टर के बिना आज का जो दुनिया है वो अधूरा है। अगर आपके पास ये जो नहीं है सेमीकंडक्टर, अगर आपके पास सेमीकंडक्टर नहीं है तो आप आज के ज़माने में एकदम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बेटा मोबाइल में, कंप्यूटर में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में सेमीकंडक्टर पाए जाते हैं। एग्जांपल बताऊं, जैसे मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, रैम, ये सब जो देखना, अगर आपने ध्यान दिया होगा मेमोरी कार्ड या रैम वैसा ब्लू टाइप का दिखता है ऐसा, तो बेटा वो जो है वो सेमीकंडक्टर है। रैम, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ये सब जो है ना, ये एक्चुअली सेमीकंडक्टर होते हैं। और उनके बिना आप समझ सकते हैं ना, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं चलेगा, और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं चलेगा तो हम नहीं चल पाएंगे। तो आज के डेट में सेमीकंडक्टर सच में एक वरदान है, वरदान के तौर पर इसको यूज़ किया जा रहा है। तो सोचिए, अगर अशुद्धि नहीं मिलाता तो आज मुझे ये जो चीज़ है वो मिल नहीं पाता और मेरी दुनिया एकदम अधूरी रहती। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बच्चा एक दिन क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर डोपिंग करने के लिए सिलिकॉन ही क्यों सॉरी डोपिंग करने के लिए सिलिकॉन को ही हमने क्यों लिया है? तो बेटा सिलिकॉन कौन से समूह का है? सिलिकॉन 14 ग्रुप का है। तो बेटा 14 ग्रुप में कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, टिन होता है और लेड होता है। तो मैंने यहां सिलिकॉन को ही क्यों चुना? तो बेटा आप सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों को ले सकते हो, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों को आप ले सकते हो पर कार्बन आप नहीं ले सकते। क्यों? कार्बन मजबूत नहीं होता। अरे भाई तुम देखना मेमोरी कार्ड, बेटा मेमोरी कार्ड को ना आप रख दो, सालों साल वो खराब नहीं होगा, वो टूटेगा नहीं, जब तक आप उसे जानबूझ के तोड़ोगे नहीं वो टूटेगा नहीं। तो मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड, ये सब टूटते नहीं, मजबूत होते हैं मतलब सिलिकॉन के जो होता है वो काफी मजबूत रहता है। तो कार्बन आप नहीं ले सकते, कार्बन टूट जाएगा। और टिन और लेड, बेटा टिन और लेड ऑलरेडी मेटल हैं, धातु हैं, इसलिए नहीं ले सकते। तो बेटा सिलिकॉन और जर्मेनियम में भी मेटेलिक प्रॉपर्टी पाई जाती है पर यह भी मजबूत रहता है। तो सबसे आदर्श एग्जाम्पल है सिलिकॉन का, एक तो वो नॉन मेटल भी है और मजबूत भी रहता है। तो हम सेमीकंडक्टर बनाते वक्त इस बात का भी तो ध्यान रखते हैं ना कि भाई वो मजबूत बने, तो इसलिए हम सिलिकॉन यूज करते हैं। चलिए तो वापस आते हैं। तो अब मैंने आप लोगों को दोष के बारे में सब कुछ बता दिया। तो कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनमें प्राकृतिक दोष पाए जाते हैं, जैसे कि शॉटकी डिफेक्ट, फ्रेंकेल डिफेक्ट वगैरह वगैरह। और कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनमें दोष नहीं होता, तो उसमें अशुद्धि मिला के दोष पैदा कर देते हैं ताकि इनका परफॉर्मेंस बढ़ा सके, इनका एप्लीकेशन बढ़ा सके। चलिए अब इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक में चलते हैं। बेटा मैं इस पूरे चैप्टर में आपको बस एक ही चीज सिखा रहा हूं, ठोस। जो ठोस होते हैं उनमें क्या धर्म गुण होता है। तो अभी आपने देखा कि जो ठोस होते हैं इनमें अभी आपने वैद्युत चालकता गुण देखा। अब मैं आपको ठोसों में जो चुंबकीय गुण पाया जाता है अब उसके बारे में बताता हूं। ठोसों में जो चुंबकीय गुण पाया जाता है अब उसके बारे में आपको बताता हूं। तो चलिए अब अगले टॉपिक के तरफ चलते हैं। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो है अभी आपके सामने वो है चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण, ऐसे बहुत सारे ठोस हैं जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाया जाता है, चुंबकीय गुण पाया जाता है। मैंने कहा ऐसे बहुत सारे ठोस हैं जिनमें चुंबकीय गुण या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाया जाता है। अब किस तरह के ठोस में चुंबकीय गुण पाया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। और किसी भी ठोस के अंदर चुंबकीय गुण आते कहां से हैं, उनमें चुंबकीय गुण आते कैसे हैं, मैं समझाता हूं, जरा ध्यान सुनेगा। आप सबको पता है बेटा, आप दुनिया का कोई भी ठोस लेके आ जाओ। हाँ क्या हुआ बेटा? नॉन मेटल में नॉन मेटल को मिला सकते हैं बेटा, बिल्कुल नॉन मेटल में नॉन मेटल को मिला सकते हैं। बस शर्त यह है कि या तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बनना चाहिए या फिर होल उसमें बनना चाहिए। हाँ तो बेटा आप लोग आपस में बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उसके तुलना में अगर आप इधर ध्यान देंगे तो मेरा भला हो जाएगा। चलो ठीक है। मैं बात कर रहा था कि किसी भी ठोस के अंदर ये चुंबकीय गुण कहाँ से आ जाता है। तो
मैंने कहा कि आप दुनिया का कोई भी ठोस उठा के ले आओ, उसके अंदर या तो परमाणु होगा, या तो अणु होगा, या तो आयन होगा। अब बेटा परमाणु हो चाहे अणु हो चाहे आयन हो, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही। तो असल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यही चुंबकीय गुण के लिए कारक बनते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं की वजह से किसी भी ठोस में चुंबकीय गुण आ जाता है। अब कैसे आता है मैं आपको बताता हूं। ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये नाभिक मैंने बना दिया, ये नाभिक के चारों तरफ ये कक्ष मैंने बना दिया, और मान लो कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। बेटा ये सब आपको पहले से पता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों तरफ घूमता है। तो ये देखिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं, बल्कि वो अपने अक्ष में भी घूमते हैं, मैंने कहा वो अपने अक्ष में भी घूम रहे होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, ये अपने अक्ष में भी घूमते हैं। ये बात मेरे ख्याल से आपको पता होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मैंने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष में भी घूमते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष में घूमते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, ये बात सबको पता होना चाहिए कि जब भी कोई आवेश वाला कण यानी कि चार्जेबल पार्टिकल, जब भी कोई चार्ज वाला पार्टिकल घूमता है तो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यह बात सबको पता है, मुझे मालूम है कि जब भी एक आवेश वाला कण या चार्जेबल पार्टिकल घूमता है तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो बेटा अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। ये देखो ये अपनी तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब भी घूमता है तो घूमते वक्त वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक गुण यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगता है। तो गौर सुनेगा, जब भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के अंदर होता है तो हम कहेंगे वो परमाणु जो है, वो तत्व जो है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। पर समस्या क्या है कि भाई जितने भी तत्व पाए जाते हैं, जितने भी अणु परमाणु या कोई भी पदार्थ पाया जाता है, हर पदार्थ परमाणु से बना है और हर पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। पर सारे पदार्थ तो चुंबकीय नहीं होते। मैंने कहा कोई भी पदार्थ अगर चुंबकीय है तो उसके पीछे कारण है इलेक्ट्रॉन का घूमना। पर प्रश्न यह उठता है कि भाई सभी प्रकार के पदार्थों में इलेक्ट्रॉन तो पाया ही जाएगा, बिना परमाणु के कुछ बनता नहीं, और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है, और मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चुंबकीय गुण दर्शाता है। तो फिर ऐसे में हर एक पदार्थ को चुंबकीय गुण दर्शाना चाहिए। पर प्रॉब्लम यह है कि बेटा सिर्फ इलेक्ट्रॉन होने से बात नहीं बनता, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने से बात बनेगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन होने से बात नहीं बनेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने से बनेगा, यानी कि अनपेयर, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं होने चाहिए, सिंगल होने चाहिए, अनपेयर होने चाहिए। तो अब होगा ये कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जोड़े में है तो बेटा ये इस तरह से घूम रहा है मान लो, ये इस तरह से घूम रहा है मान लो, तो इन दोनों का जो चुंबकीय गुण है एक दूसरे को उदासीन कर देगा, यानी कि न्यूट्रल कर देगा। तो होता क्या है, अगर एक ही कक्षक में या एक ही ऑर्बिटल में, आपको पता है बेटा कक्षक को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्बिटल। तो अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो भी घूम रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ये भी घूम रहा है वो भी घूम रहा है, पर दोनों विपरीत दिशा में घूम रहा है। ये तो आपको पता है ना, आप लोगों ने क्लास 11th में क्वांटम संख्या पढ़ा था, और वहां पर आपने ये पढ़ा था कि आपने एक क्वांटम संख्या पढ़ा था, चक्रण क्वांटम संख्या। उसमें आपको बताया गया था कि कभी भी एक ही ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एक जैसा चक्रण नहीं करेंगे, एक जैसा स्पिन नहीं करेंगे, एक घड़ी की दिशा में
तो एक घड़ी के विपरीत दिशा में करेंगे। तो बेटा दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, तो दोनों का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो एक दूसरे को उदासीन कर देगा या न्यूट्रल कर देगा। हाँ, लेकिन अगर किसी ऑर्बिटल में, अगर किसी कक्ष में या कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड को उदासीन करने वाला कोई नहीं है। तो इसका मतलब जब भी पहला कंडीशन क्या कहता है कि जब भी किसी तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, यानी कि अनपेयर बोलते हैं इसको हम लोग, अनपेयर, और ये पेयर में है, पेयर मतलब जोड़े में है। तो जब भी किसी ठोस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तभी वो चुंबकीय गुण दर्शाने के लायक बन सकता है। और अगर किसी परमाणु में या अणु में या किसी भी पदार्थ में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, तो समझ जाना कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता। और बेटा और वे सारे पदार्थ जिनमें सिर्फ युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको हम डाई मैग्नेटिक सॉलिड कहते हैं, द्विचुंबकीय। क्या? द्विचुंबकीय। और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक भी अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसे बोलते हैं बेटा पैरा मैग्नेटिक सॉलिड, यानी कि अनुचुंबकीय सॉलिड। तो बस इतना याद रखेंगे, जो द्विचुंबकीय होते हैं, जो डाई मैग्नेटिक होते हैं, वो किसी भी स्थिति में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, जैसे कि पत्थर, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, कांच, ये लोग क्या होते हैं बेटा? डाई मैग्नेटिक होते हैं। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो ठोस होते हैं, गौर से सुनेगा, तो जो ठोस होते हैं बेटा वो दो तरह के होते हैं। क्या क्या? प्रतिचुंबकीय, यानी इसको बोलते हैं बेटा, एक मिनट, इसे बोलते हैं हम डाई मैग्नेटिक, और अनुचुंबकीय यानी कि पैरा मैग्नेटिक। और थोड़ा सा मतलब आप समझ ही गए हो क्या, कि भाई डाई मैग्नेटिक उसे कहते हैं जिसके अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, उनके अंदर जो कक्षक होते हैं उनके अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। और पैरामैग्नेटिक उसको कहते हैं जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, कक्षकों के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अब वो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो या एक से ज्यादा, इससे फर्क नहीं पड़ता, एक भी अयुग्मित हुआ तो समझ जाना कि वो पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी, क्षमा चाहूंगा, चुंबकीय गुण दर्शा पाने या नहीं दर्शा पाने को हम दो तरीकों से समझेंगे। ठोस दो ही तरह के होते हैं बेटा, प्रकृति में ठोस दो तरह के होते हैं। एक जिनमें किसी भी स्थिति में चुंबकीय गुण होने का कोई चांस नहीं होता, और एक ऐसे ठोस जिनको देखने के बाद, गौर सुनना, ऐसे ठोस जिनको देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि हां भाई इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये चुंबकीय गुण दर्शा सकते हैं। तो गौर सुनेगा, अगर आप किसी ठोस के अंदर देखते हो और क्या पाते हो कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, इस तरह से जुड़े हुए हैं, पेयर में हैं, तो देखते ही कह देना कि ये ठोस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी ठोस के अंदर आप देखते हो और क्या पाते हो, उनके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहना हाँ इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब चांसेस है कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। पर जब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा तो अब तीन हिस्से इसके होंगे। तो गौर से सुनिएगा बेटा, यहां पर ना ये जो अनुचुंबकीय जो ठोस है, ये बेसिकली तीन तरह के होते हैं। ये तीन तरह के होते हैं जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। एक जिसे हम कहते हैं लोह चुंबकीय, इसे बोलते हैं बेटा हम लोग फेरो मैग्नेटिक कहते हैं इसे। एक विपक्ष लोह चुंबकीय, यानी कि इसको बोलते हैं बेटा हम लोग एंटी फेरो मैग्नेटिक। और एक होता है फेरी चुंबकीय, एक होता है फेरी मैग्नेटिक, एक होता है फेरी मैग्नेटिक। तो गौर सुनेगा, ठोस दो तरह के होते हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय। जो प्रतिचुंबकीय होते हैं वो किसी भी स्थिति में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, और जो अनुचुंबकीय होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। किस आधार पर? क्योंकि इन सब के अंदर एक चीज समान है, इन तीनों के अंदर एक चीज समान है, इन तीनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा।
इन तीनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। लेकिन अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब किसी ठोस में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं, युग्मित होते हैं, तो यह तो एकदम तय है कि वो चुंबकीय गुण दर्शाएगा नहीं, किसी भी स्थिति में वो चुंबकीय गुण नहीं दर्शाएगा। लेकिन अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा आप ये मत कह देना कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है मतलब वो चुंबकीय गुण दर्शाएगा ही दर्शाएगा। इसमें भी अवस्थाएं होती हैं, इसमें भी कंडीशन होता है। ये तो कंफर्म है कि एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। लेकिन जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो बेटा उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बहुत सारी बातें हैं। तो याद रखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ ही जाएगा ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं, पहले इसका फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं। तो अब चलिए इन तीनों को मैं एक एक करके आपको समझाता हूं, ठीक है। एक नया पेज ले लेते हैं बेटा। तो क्या क्या था हमारे पास? हमारे पास था, क्या था? फेरो, हाँ फेरो मैग्नेटिक। एक था बेटा एंटीफेरो यानी कि विपक्ष लौह चुंबकीय। और एक था क्या था? फेरी मैग्नेटिक। चलो अब इन तीनों को समझने की कोशिश करते, प्लीज ध्यान समझना, बहुत अच्छा है बेटा। ये देखो, मेरे पास एक ठोस आ गया। ये देखो मेरे पास एक ठोस आ गया। अब ठोस के अंदर जो परमाणु होते हैं, अच्छा बेटा परमाणु कैसा होगा? अगर आप एक परमाणु को ऐसे लिखते हो, ऐसा, ये परमाणु है, तो बेटा ये परमाणु ऐसा भी तो अपन रह सकता है, ये परमाणु ऐसा भी तो रह सकता है। तो परमाणु जो होते हैं उनका कोई खास ओरिएंटेशन नहीं होता, कोई खास दिशा नहीं है, वो कैसे भी गोल तो रहता है बेटा परमाणु, वो कैसा भी हो सकता है। तो अब देखना मैं एक्चुअली क्या बताना चाहता हूं। हाँ जी, तो ये देखो बेटा, ये इनके अंदर के ना ढेर सारे परमाणु बना लेता हूं। याद रखना, एक ठोस के अंदर करोड़ों अरबों परमाणु होते हैं। एक ठोस के अंदर करोड़ों अरबों परमाणु होते हैं। मैं बस कुछ को बना रहा हूं, ठीक है, मैं समझाने के लिए बस कुछ को बना रहा हूं। ये देखिए, ये जो गोल गोल बना रहा हूं ना, ये परमाणु है बेटा। ये जो मैं गोल गोल बना रहा हूं, ये परमाणु है। अच्छा जी, अब देखना क्या होता है। शर्त क्या है? अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? पैरामैग्नेटिक, है ना, अनुचुंबकीय। तो बेटा अनुचुंबकीय सुनते ही आप समझ गए कि हर परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ, पैरामैग्नेटिक सुनते ही आप समझ गए हर परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। अब वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, कैसे हो सकता है, मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां देखना, थोड़ा समय दीजिए, बस 1 मिनट में बना लेता हूं बेटा इसको। एक मिनट। ये देखिए, ये मैंने आपके सामने 3 तरह के ठोस ले लिए। याद रखना, ये ऐसा जो बना है वो एक परमाणु है। अब एक परमाणु के अंदर ऐसा भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन और ऐसा भी हो सकता है। याद रखना,
मैंने एक परमाणु के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन दर्शाया है, मैंने एक परमाणु के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन दर्शाया है और वो अयुग्मित है। अगर ऐसे कर दूंगा तब युग्मित कहलाएगा ना, ऐसे करूंगा तब पेयर कहलाएगा। पर देखो हर गोले के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, हाँ उनकी दिशा अलग अलग जरूर है, तो दिशा को अभी आप ध्यान मत दीजिए। मैंने कहा अगर एक ही ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होता तो इसको हम बोलते बेटा पेयर, उसको बोलते पेयर। पर अगर वो ऐसा है या ऐसा, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग ऑर्बिटल हैं, तो बेटा ये दोनों अनपेयर ही कहलाएंगे। तो आप देख सकते हैं सब तरफ अनपेयर 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 दिख रहा है। तो अब एकदम ध्यान सुनना, कोई भी ठोस के अंदर किसी भी ठोस के अंदर जब आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखे, जब भी किसी ठोस के अंदर आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखे तो आप सिर्फ एक अंदाजा लगाओगे कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो पक्का ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सच में शो करेगा कि नहीं करेगा, वो तो तब पता चलेगा ना जब आप उस ठोस को मैग्नेट के सामने लाओगे। मैंने कहा कि किसी ठोस के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो बस आपने अंदाजा लगा लिया कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब पक्का ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। पर बेटा वो सच में मैग्नेटिक है कि नहीं, वो सच में चुंबकीय है कि नहीं, वो तो तब पता चलेगा ना जब आप उसको किसी मैग्नेट के सामने लाओगे। तो अब एक काम करते हैं, मेरे सामने तीन ठोस हैं और तीनों में मुझे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। सब तरफ मुझे सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, सब तरफ सिंगल सिंगल। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है सर कि एक ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज भरा जाता है। मैं क्लियर कर दूं, एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है कि अच्छा तुम लोग 11वीं पढ़ के अभी आए हो, अब 11वीं में तो वही सिखाते हैं ना। जैसे मान लो एक ऑर्बिटल में, एक बच्चा मेरे से क्या पूछ रहा, सुनो, एक बच्चा मेरे से ये पूछ रहा है कि सर हमको तो ये बताया गया है कि एक ऑर्बिटल में जब एक इलेक्ट्रॉन भरना होता है तो हमेशा ऐसे भरते हैं, पर आपने ऐसे कैसे कर दिया, आपने ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे भरते हैं। तो ध्यान सुनो, एक ऑर्बिटल के अंदर अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन भरना है तो बेटा उसको आप ऐसे भरो या ऐसे, दोनों का मतलब सेम होता है। तुम्हें क्या लगता है, एक ऑर्बिटल में जब एक इलेक्ट्रॉन भरना होता है ना तो उसको ऐसे भरो, ऐसे मीनिंग सेम होता है। तभी देखना क्लास 11th में जब आपने चक्रण क्वांटम संख्या पढ़ा था तो आपको क्या बताया जाता था कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान +½ या -½ होगा। या बोला मैंने, तो बेटा इसके लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान +½ भी हो सकता है, -½ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप चिंता ना करो। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था अभी कि सर एक ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन को हमेशा ऐसे रखते हैं, तो आपने ऐसे कैसे रख दिया। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन को ऐसे रखो, ऐसे, मीनिंग एक ही होता है। इसीलिए तो बहुत जल्द मैं आप लोगों को क्लास 11th का बहुत सारे टॉपिक का बैकलॉग क्लास लेने वाला हूं, क्योंकि या तो आपको क्लास 11th के कुछ कॉन्सेप्ट में परेशानी है या तो आपको ठीक से वो कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो मैं चाहता हूं कि क्लास 12th में अगर आ गए हैं तो कोई भी कॉन्सेप्ट जो क्लास 11 से रिलेटेड है वो मैं जरूर कराऊंगा। तो बेटा अभी आने वाले हफ्ते में ही एक क्लास लगाने वाला हूं पूरे फिजिकल का क्लास 11 का वो सारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लास 12th में यूज होता है मैं आपको बताऊंगा। फिर वैसे ही जब इनऑर्गेनिक चालू करेंगे तो इनऑर्गेनिक चालू करने से पहले क्लास 11th में जितना कॉन्सेप्ट यूज होता है 12th में वो सब बताऊंगा। तो बीच बीच में कुछ ऐसा आता रहेगा, मैं बताता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब आपके सामने तीन तरह के ठोस हैं, तीनों में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, पर ये सच में चुंबकीय गुण दर्शाएंगे कि नहीं दर्शाएंगे, अब ये पता करने के लिए हमको इन्हें रखना पड़ेगा मैग्नेट के सामने। तो अब देखना बेटा क्या होता है। अब मैं इनको ना, ये देखो, यहां पर मैंने, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, यहां पर एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल वाला, ये एक मैग्नेट है साउथ पोल वाला, एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल वाला। तो अब देखो, मैंने इस ठोस के सामने एक मैग्नेट रख दिया, या यूं कहो कि मैग्नेट के बीच में मैंने ठोस को घुसेड़ दिया है, या यूं कहो कि दो मैग्नेट के बीच में मैंने इस ठोस को घुसेड़ दिया। तो अब सुनना बेटा क्या होता है। आप सबको पता है ना कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो किसी एक विशेष दिशा में
गति करता है। मैंने कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो किसी विशेष डायरेक्शन में मूव करता है। अब तुम मुझे बताओ, अगर दो मैग्नेट हैं, सुनो ध्यान से, दो मैग्नेट हैं, उनको पास लाओगे चिपक जाएंगे, अगर अपोजिट पोल को लाओगे चिपक जाएंगे। पर बेटा अगर दो मैग्नेट को मैं पास लाऊं, अब बीच में अपना हाथ रख दूं, दो मैग्नेट को पास लाऊं अब बीच में अपना हाथ रख दूं, तो उन दोनों के बीच का आकर्षण कम हो जाएगा, उन दोनों के बीच का आकर्षण कम हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे हाथ के बजाय एक लोहा या टिन का प्लेट रखोगे तो उनका आकर्षण कम नहीं होगा। एकदम ध्यान सुनो मैं क्या बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां सुनना बेटा। ये देखो, ये एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये मैग्नेट है, ठीक है। अगर मैं बीच में अपना हाथ रख दूं, ये देखो ये मेरा हाथ है ऐसा, तो बेटा मेरा हाथ चुंबकीय नहीं है, तो क्या करेगा, तो ये क्या होगा कि यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इन दोनों मैग्नेट के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके लिए अवरोध का काम करेगा, ये रोकेगा उसको। लेकिन अगर मैं बीच में एक लोहे का या टिन का प्लेट ले लूं, तो बेटा लोहा और टिन ये दोनों मैग्नेटिक होते हैं, तो वो इन दोनों मैग्नेट के बीच के मैग्नेटिक फील्ड को नहीं रोकेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पार हो जाएगा, अच्छे से पार हो जाएगा। तो बस मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा हाथ मैग्नेटिक नहीं है तो दोनों मैग्नेट के बीच आकर्षण को कम कर देगा, पर अगर एक लोहा या टिन को बीच में रखोगे तो उन दोनों मैग्नेट को आकर्षण को कम होने नहीं देगा, क्योंकि लोहा और टिन मैग्नेटिक होता है। तो इससे क्या फर्क पड़ा मैं आपको दिखाता हूं, वापस आते हैं। तो बेटा इस ठोस में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में हैं सारे अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर, पर सभी एक ही दिशा में है, मतलब सब के सब एक ही दिशा में स्पिन कर रहे हैं, सब एक ही दिशा में स्पिन कर रहे हैं। तो बेटा ऐसे जो ठोस होते हैं ना, ये जबरदस्त मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ऐसे ठोसों में जो दो मैग्नेट है इनके बीच का आकर्षण कम नहीं होगा, तो हम कह देंगे ये ठोस जबरदस्त मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो आप कैसे याद रखेंगे, अगर किसी ठोस के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में अगर एलाइन हैं, तो ऐसे ठोस जबरदस्त मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेकिन अब देखना दूसरा वाला ठोस, बेटा इसके अंदर भी हर एक ठोस के अंदर क्षमा चाहूंगा, हर एक परमाणु के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये भी अयुग्मित, ये भी अयुग्मित, ये भी अयुग्मित। पर आपने ध्यान दिया, पर क्या आपने ध्यान दिया, ये इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक दूसरे को कैंसल कर रहे हैं। अच्छा, आप कैंसल के बारे में ही बता दूं वरना फिर आप टोकोगे। बेटा एक ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसल करेंगे। और अगर दो परमाणु अगल बगल में हैं, अगर दो परमाणु अगल बगल में हैं और उनमें अगर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है, ये तब भी एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसल करेंगे, ये तब भी एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसल करते हैं। तो फिर अब क्या होगा बेटा, उस आधार पर मैं वापस आता हूं। अब देखो ये और ये एक दूसरे को कैंसल कर रहे हैं, ये और ये एक दूसरे को कैंसल कर रहे हैं, ये भी कैंसल हो रहा है, ये भी कैंसल हो रहा है, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल। तो क्या समझे कि इस ठोस में भले ही मुझे ढेर सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, लेकिन इनके इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से है कि ये एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो इसका मतलब क्या समझे, ये है पैरामैग्नेटिक क्योंकि अयुग्मित है, पर इनकी संरचना कुछ इस प्रकार से है कि इस ठोस का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो शून्य रहता है। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब चुंबकीय गुण। तो इसमें भले ही आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, पर इनके इलेक्ट्रॉनों का संरचना कुछ इस प्रकार का है कि अंत में हमने यह पाया कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद यह ठोस चुंबकीय गुण नहीं शो कर पा रहा है। इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, जो कुल चुंबकीय जो गुण है वो क्या है बेटा, शून्य। तो इस तरह के ठोस को एंटी फेरो मैग्नेटिक ठोस कहते हैं। और अब आते तीसरे वाले में। अब जरा तीसरे वाले में देखो बेटा, ये और ये कैंसल हो रहे हैं, गौर से देखना, ये और ये कैंसल हो रहे हैं,
ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, पर ये दोनों बच गए। इस वाले में ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, पर ये दोनों बच गए। तो इसमें देखो, इसमें भी खूब सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, पर उनमें से ज्यादातर इलेक्ट्रॉन ज्यादातर इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर फॉर्म में दिख रहे हैं, पेयर बना ले रहे हैं, और कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर, ये वाला अनपेयर है, ये वाला अनपेयर और ये वाला। तो इस ठोस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, पर ज्यादातर इलेक्ट्रॉनों ने एक दूसरे के साथ मिलके एक पेयर बना लिया, एक जोड़ा बना लिया, और कुछ इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रूप में रह गए। तो इस ठोस में चुंबकीय गुण पाया जाएगा, पर उतना नहीं जितना मैं अपेक्षा कर रहा था, क्योंकि मैं तो अपेक्षा यह कर रहा हूं ना कि ढेर सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, पर ज्यादातर इलेक्ट्रॉन जो है वो युग्मित रूप में आ गए, और कुछ कुछ जो है वो अनपेयर बच गए। तो जो थोड़े बहुत जो अनपेयर बचे हैं ना, उसी कारण से इस ठोस में चुंबकीय गुण होगा, पर उतना नहीं होगा जितना मैं अपेक्षा कर रहा हूं। तो इस तरह के ठोस को फेरी मैग्नेटिक सॉलिड कहते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको ना इसके एग्जांपल्स भी बता देता हूं, मैं आपको इनके एग्जाम्पल भी बता देता हूं। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं यहां से। मैं आपको ना इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखा देता हूं बेटा। तो एग्जाम्पल के तौर पर फेरो का एग्जाम्पल है बेटा, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इसका एग्जाम्पल है MnO2, क्षमा चाहूँगा, Mn2O3, इसका एग्जाम्पल है Fe3O4, Fe3O4। तो ये एग्जाम्पल आपको ना याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इसे कॉपी कीजिए। ठीक, तो ये एग्जाम्पल आपको ना याद करने पड़ते हैं बेटा। ओके, तो अब इस एग्जाम्पल के साथ बेटा एक बच्चा पूछ रहा है कि दो चुंबक अगर एक ही ध्रुव में हो तो प्रतिकर्षित क्यों करते हैं। ये आपको फिजिक्स वाले टीचर पढ़ाएंगे बेटा, वो फिजिक्स का हिस्सा है। मैं आपको केमिकल वर्ल्ड में रखा हुआ हूँ, तो मैं केमिस्ट्री के बारे में बता पाऊंगा, और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ज़्यादा डीपली आपको एक फिजिक्स का टीचर ज़्यादा बेहतर बता जाएगा। तो हमारे चैनल में जो पांडे सर हैं, उनसे आप प्रश्न पूछेगा, बिल्कुल आपको आंसर जो है वो बताया जाएगा। ओके, तो अब मैं ये बता रहा था कि अब मैंने ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दिया है। अब अगले क्लास में कुछ बातों को सुन लीजिए बेटा ध्यान से। अगला जो क्लास है वो परसों नहीं होगा, बल्कि शनिवार को होगा, सैटरडे को होगा, और वो 2 घंटे की क्लास रहेगी। शनिवार को हम 2 घंटे का क्लास लेंगे, जिसमें इस चैप्टर के MCQs करेंगे। ध्यान देंगे बेटा। अब नेक्स्ट क्लास जो होगा, वो सैटरडे को होगा, और वो भी 2 घंटे की क्लास रहेगी, और उस क्लास में हम MCQs करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप बना लोगे, पर जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने की बारी आती है, तो बेटा नॉर्मल थियरी पढ़ने से मल्टीपल चॉइस पूरा नहीं बनता। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको चैप्टर का पूरा थियरी पता तो होना ही चाहिए, पर उन मल्टीपल चॉइस को बनाने के लिए कुछ और भी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, जो मैं आपको अगले क्लास में सिखाऊंगा। तो मल्टीपल चॉइस कैसे बनाते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस बनाते वक्त इस चैप्टर में किस तरह के बातों का ध्यान रखा जाए, ये आपको मैं अगले क्लास में कराऊंगा। तो ध्यान रखना, परसों आपकी क्लास नहीं होगी, शनिवार को 2 घंटे की क्लास रहेगी MCQ वाली। तो चलिए फिर आज क्लास में इतना ही करते हैं बेटा। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नोट्स बेटा, नोट्स रेडी हो चुका है, आज आपको नोट्स मिल जाएगा रात तक। जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें आपको नोट्स जो है वो मिल जाएगा, रेडी हो गया है वो, आज आपको नोट्स जो है वो मिल जाएगा, चिंता ना करें आप। तो आप लोग थोड़ा पढ़ के रखिएगा ताकि MCQs को समझने में आसानी हो, ठीक है। ठीक, तो चलिए फिर आज क्लास में इतना ही करते हैं बेटा। थोड़ा पढ़ के रखिएगा, अगले क्लास में MCQ करेंगे, तो आप अगर पढ़ के रखेंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा MCQs को आपको समझाने में। चलिए फिर आज क्लास में इतना ही करते हैं।